हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो कि है हमारे पास डायनामिक। इससे पहले स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम है जो हमने वो फिनिश कर लिया है। अब डायनामिक करते हैं। वो सारा क्या है हमारे पास सिमिलर ही है। जैसे हमने बताया था कि स्टैटिक्स क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, बिहेवियर ऑफ हमारे पास किसकी होती है, बॉडी का होता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज इस पे लग रही होती हैं। और स्टैटिक्स होती है कि जिसमें हमारे पास बॉडी क्या होती है, रिजिड होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन डायनामिक में क्या होता है, बॉडी हमारे पास मूव होती है, मीन्स कि वो क्या होगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, या उसका क्या होगा, मोशन हमारे पास क्या होगा, चेंजेस हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो सारी क्या होती है, हमारे पास डायनामिक होती हैं। तो अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिक्स दो तरह की होती है हमारे पास, एक स्टैटिक और डायनामिक। तो ब्रांच है मैकेनिक्स की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ डायनामिक मोशन। कह रहे हैं कि दो तरह के हमारे पास डायनामिक मोशन होते हैं, एक तो लीनियर और दूसरा सर्कुलर। और जो एग्ज़ाम में आपके आना है तो ज़्यादातर क्या है, हमारे पास लीनियर से क्वेश्चन आया गया है, आधा आधा, वो सॉरी एक आधा। तो सर्कुलर से ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे, चलो सारे ही पढ़ेंगे हम। तो इसके भी हमारे पास डायनामिक की सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो नोट्स में मिल जाएंगी वैसे आपको, बाकी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी वो करनी तो आपको याद ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले करते हैं हम रेस्ट। रेस्ट कह रहा है हमारे पास, जैसे हमने बताया कि ये हमारे पास किसके लिए होती है, बॉडी होती है, जिस हमारे पास मोशन में चल रही होती है। तो मोशन में चल रही है तो मीन्स की हमारे पास बॉडी मूव हो रही है, तो वो रेस्ट भी करेगी कभी ना कभी। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास जहाँ पे आएंगी। तो रेस्ट क्या कह रहा है, व्हेन इट डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, रेस्ट का मतलब क्या है हमारे पास कि डजेंट चेंज द पोजीशन। रेस्ट का मतलब कि मान लो हमारे पास बॉडी जहाँ दी है, अगर तो ये हमारे पास इसको मूव इधर कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फिक्स है जहाँ पे ही रहेगी। तो हमारे पास क्या वो रेस्ट में है, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहाँ पे अपनी जगह पे फिक्स हो गई है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेस। मीन्स कि अगर उसने जहाँ पे पहुँचना है तो वो क्या है हमारे पास, उसका जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, वो हमारे पास सेम रहेगा, वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेस्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोशन। तो मोशन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है व्हेन इट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सॉरी आई थिंक मैंने ट्रेस बोल दिया था, वहाँ फ्रेम माना था। तो क्या कह रहा है हमारे पास इसमें क्या होगा, रेस्ट क्या है, जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है हमारे पास, वो चेंज नहीं होती। इसमें क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाती है। जब चेंज हो जाएगी तो वो मोशन में मीन्स की मूव कर रही है। उसके बाद पाथ, पाथ क्या होता है कि जो उसने ट्रैवल करना वही होगा। द कर्व और लाइन ट्रेस बाय अ पार्टिकल वैन इट इन मोशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि जैसे कर्व और लाइन दोनों में कह रहा है ना, तो अगर तो लीनियर मोशन है तो वो लाइन में जाएगा, अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है तो वो कर्व में जाएगा। मीन्स कि वो इस तरह से कर्व में जाएगा, अगर लीनियर है तो वो सीधा जाएगा। तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व या लाइन में जब हम हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल मोशन में रहेगा तो वो पाथ होता है। अब पाथ के बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है, दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास जो होती है वो स्केलर होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो डायरेक्शन भी देखी जाएगी तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एक्स और एस दोनों से इसको डिनोट करते हैं। और इसके दोनों जो सिंबल आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे फार्मूला जो एग्जाम में आया हुआ है, तो उसके लिए जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो जो चीज़ें आपने याद में रखनी है। तो क्या याद रखना है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं एक्स से, जहाँ स्मॉल एस से। उसके बाद है वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि जिस हमारे पास रेट ऑफ चेंज से कितने टाइम के बाद हमारे पास कितने टाइम में कितना उसने ट्रैवल किया है सारा का सारा, तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। वही अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के करें तो क्या होती है, हमारे पास स्पीड होती है। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चल रही है। तो ये क्या बन गया, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अगर तो x है तो x का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, अगर s के साथ कर रहे हैं तो s के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के किया, तो वो हमारे पास बन जाता है वेलोसिटी। तो ये समझ के रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, इसको साइज स्टार मार्क कर लो। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कह रहा मैंने, जैसे मैंने बताया पहले कि ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो वेलोसिटी इज कॉल्ड अ स्पीड व्हेन डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज अ स्पीड, मीन्स की वेलोसिटी हमारे पास स्पीड ही है
लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो कंसीडर होती है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन कंसीडर नहीं होती है। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, हमारे पास ये एरिया की तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है जो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा हमारे पास वो किस में होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारे पास इसको क्या कहते हैं, इसकी यूनिट होती है, और इसको याद रखना है। यूनिट भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूनिट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का जहाँ यूज़ होगा, जो मैंने बताया था कि रिटार्डेशन हो जाता है या कुछ भी, तो वो सारा जहाँ पे इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कह रहा था, पहले जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुई तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की तो वो क्या बन रही है, हमारे पास एक्सेलरेशन बन रही है। तो अब रिस्पेक्ट टू टाइम से आ रही हैं, तो मीन्स कि हमारे पास क्या होगी, जैसे स्क्वायर में जाएंगी चीज़ें, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं, जो हमारे पास एफ से करते हैं। ठीक है, एफ से मैंने कहा था जैसे फोर्स होती है तो फोर्स ही होती है, लेकिन एक्सेलरेशन है हमारे पास तो ए से भी कर सकते हैं डिनोट। अब इसके 3 फार्मूले हैं, डी वी अपॉन डी टी मीन्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी का स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर मीन्स की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर कर दिया उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, और क्या आ जाएगा वी ऑफ डी वी अपॉन डी एस। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, इसको भी स्टार मार्क कर लो। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मीन्स कि जहाँ पे यूज़ भी होगा इसका, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन उसमें जिसका यूज़ होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ए मीन्स की एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाता तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इसको कर लो स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी मीन्स कि हमारे पास जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, कि वो ए की स्पीड से हमारे पास चलती जाएगी। अगर हमारे पास 10 की स्पीड से चल रही है तो 10 की स्पीड तक चलती रहेगी। अगर वो हमारे पास यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर वो फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी, मीन्स कि यूनिफॉर्म स्पीड पे रहेगी वो। तो नॉन नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होती है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था स्टैटिक्स में। यूनिट ए इज़ मीटर पर सेकेंड, इसका हमारे पास यूनिट होता है एक्सेलरेशन को क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैंने वैसे इंपॉर्टेंट ही सारा सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ज़्यादा डाली ही नहीं है। तो जो दिया है वो सारा आप याद रखो, जो नहीं इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको साथ में। नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये सारा कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिया तो मैं करवा रहा हूँ। मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसमें से जो याद रखने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, बस यही जो फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं ना वही याद रखना है आपने, बाकी सभी को आप चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, द पार्टिकल मूव इन द स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पर क्या रखते हैं, यू याद रखते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपने, इसको आपको याद रखने पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी दो तरह की, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मीन्स की जब स्टार्ट, मान लो गाड़ी स्टार्ट हुई है तो किस वेलोसिटी पे वो मीन्स की किस स्पीड पे स्टार्ट हुई है, और अगर हम करें दूसरी क्या थी फाइनल वेलोसिटी, तो मीन्स कि जब उसने कहीं पे जाके स्टॉप हो गई है तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, स्पीड मीन्स की स्पीड ही होती है। स्पीड हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ देखते हैं तो वो हमारे पास वेलोसिटी बोलते हैं उसको, बाकी होती है स्पीड ही है, लेकिन डायरेक्शन के साथ है तो वेलोसिटी बन जाती है। तो अगर किसी को वेलोसिटी कन्फ्यूजन हो रही है तो वो स्पीड मान के चलो, लेकिन स्पीड में डिफरेंस होता है वो भी ध्यान में रख के चलना है फिर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए हमारे पास जो एक्सेलरेशन दी है in its direction of a motion if s be the distance of a particle from the origin at time t। अब टाइम क्या दिया हमारे पास, स्मॉल टी लेना है। v हमारे पास क्या दिया, वेलोसिटी अटेन बाय एट द टाइम, मीन्स कि v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी अटेन बाय द टाइम, मीन्स कि कुछ टाइम के बाद तो वो क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो कुछ टाइम के बाद अगर वेलोसिटी आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी होती है, उसको v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से करते हैं, एक्सेलरेशन को हम किससे करेंगे, ए से करेंगे। जहाँ हमारे पास और क्या था, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को एक्स या एस से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। अब एग्ज़ाम में क्या दिया था आपको, सीधी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, मीन्स की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। इधर क्या है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यूटी का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। और इधर क्या है, दोनों का डिफरेंस, इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई
डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे एस है चाहे एक्स है सेम बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी तो एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास कि इसमें से एक चीज़ दी होगी आपको, मान लो हमारे पास एक चीज़ नहीं दी होगी, मान लो इसमें से वी दिया होगा, ए दिया होगा, जू दिया होगा, एक मिनट देखो, जहाँ पे वी दिया होगा, जू दिया होगा, ए दिया होगा, टी निकालने को बोलेगा, ठीक है ना। इस तरह से चार चीज़ें दी हुई तो चारों में से तीन देगा और एक निकालने को बोलेगा। और इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो कितने आए हुए हैं, तो दो आए हुए हैं, एक भी नहीं, दो आए हुए हैं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो 2016 और 17 एक बार दो क्वेश्चन आए और एक बार एक क्वेश्चन आया, आया कब तो वो नहीं मुझे याद अभी, लेकिन टोटल मिला के चलो अगर हमारे पास तो तीन क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आए हुए हैं इसमें से। तो मैंने पहले बताया था कि 4 क्वेश्चन पहले और दो जहाँ से, तो बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे एक आधा क्वेश्चन होगा जो और इम्पोर्टेंट होगा, तो वो मैं बता दूंगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं मैंने समझा दिया। अब इसको आपने इंपॉर्टेंट मान के याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना। इसके बीच के जो हमारे पास पॉइंट है वो सारे याद रखने हैं। यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एस क्या है, और हमारे पास इसके बाद यूनिट अगर देखें तो यू का मीन्स की वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट, सभी के यूनिट भी याद रखने हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसके बाद है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अंदर है तो मीन्स की एक्सेलरेशन जो होती है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, हमने याद क्या रखना है बस इसमें, आप रखो कि एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, जो भी स्पीड ही होती है, और ग्रेविटी क्या होती है हमारे पास, तो ग्रेविटी भी एक हिसाब से हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास फोर्स ही होती है। एक्सेलरेशन भी फोर्स होती है, ग्रेविटी भी फोर्स होती है, सॉरी। अब क्या है हमारे पास, देखो एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन जिस तरफ बॉडी है उसी तरफ वो मूव होने की कोशिश करती है। ग्रेविटी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट होती है। मान लो अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या हमारे पास उसके ऑपोजिट साइड लगाएगी, हमारे पास अर्थ की तरफ उसको ऑपोजिट साइड खींचने की कोशिश करेगी, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, फ्रिक्शन भी बोलते हो जैसे, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन स्टेबल के लिए होती है, जब हमारे पास बॉडी होती है तो ग्रेविटी क्या होती है, माइनस में होती है। आप अगर इसको ग्रेविटी में चेंज कर दोगे, वर्टिकल मोशन में चेंज कर दोगे, तो एक्सेलरेशन की जगह बस आपने क्या कर देना, माइनस ऑफ जी कर देना है। तो बाकी सारा फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो बाकी आप याद ही ना मत रखो कुछ, बस सीधा याद रखो। पहले क्या था, मोशन हमारे पास कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ था, अगर हमने वर्टिकल मोशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी कर दो, बस बाकी सारा सेम है। तो वो अभी मैं बताने लगा हूँ आपको क्या है। देखो क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी के साथ चल रहा है, इट इज कॉल्ड एन वर्टिकल मोशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इन दिस के एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कह रहे कांस्टेंट होती है क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास ग्रेविटी की कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी की फॉर्म में आएगा तो ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, मीन्स की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिनोटेड बाय जी। ठीक है, तो यही होती है हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, हमेशा नीचे को जाएगा ना, अर्थ की तरफ जाएगा। अगर आप खड़े हो तो आपके पाँव की तरफ बॉडी को हमारे पास अपने आप जाएगा, कोई भी चीज़ फेंकोगे तो। और जी से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि फॉर अ बॉडी लेट पुल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है कि हमारे पास रेस्ट से फ्री है, उसको फेंक दिया किसी भी बॉडी को अगर, तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी। वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर मान लो हमारे पास क्या हो, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, जब तक आपने किसी चीज़ को होल्ड करके रखा है, कोई भी मान लो बॉल ही है, होल्ड करके रखा है, तो वो क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो कोई मूव तो होनी, तो जीरो है, ठीक है। तो इसलिए उस जू क्या हो गया, जीरो। डिस्टेंस फॉलिंग इन द टाइम, इसकी टाइम हमारे पास कितना लगेगा, अगर वो उसको हम नीचे फेंक दें तो वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम जी टी हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस हमारे पास वी। ये हर फार्मूले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नहीं करना चाहते तो कोई चक्कर नहीं है, मेन ये इंपॉर्टेंट है चीज़ इसमें से, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो क्योंकि ऐसे काफ़ी फार्मूले आओगे तो आप सारे तो याद कर ही नहीं पाओगे, आप देखोगे आगे ऐसा ही कन्फ्यूजिंग वाले सारे एक साथ से फार्मूले होंगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले याद रखो, फिर आपको अगर लगता है कि आपके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो आप उससे एक्स्ट्रा वाला याद रखो, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट पहले उसको अलग से याद रख लेना है ताकि कंफ्यूज नहीं होना। बाकी आपको सिलेबस नोट्स में मिल जाएगा, आप जितना मर्जी करते रहो, आपकी मर्जी है वो। तो ये फर्स्ट पार्ट था वर्टिकल मोशन के अंडर हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं
हाँ, सेकंड पार्ट क्या आ गया हमारे पास, फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी यू। अब पहले क्या था, मैंने कहा कि बॉडी अगर कहीं पे बोल्डिंग पे खड़े तो सीधा नीचे ही आएगी। अब कह रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड, पहले हमने बॉल को क्या ऊपर उछाला है, हमने पहले बॉल को ऊपर उछाला, लेकिन ऊपर तो रह नहीं सकती बॉल, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है, हमेशा अंडर अर्थ होती है, तो हमारे पास नीचे की तरह आएगी, कहीं ना कहीं जाके उसकी वेलोसिटी। अब देखो स्टार्टिंग यू से हुआ, स्टार्टिंग यू से हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी तो पहले उसकी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन जब वो स्टार्ट हो गया हमारे पास तो कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होगी, मीन्स की इंक्रीज हुई, जहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फिर से वी नहीं होगी, तो वी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जहाँ पे मान लो जहाँ पे जाके उसकी ग्रेविटेशन खींचने लग गया उसको, तो जहाँ पे जाके वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, मीन्स की निग्लिजिबल टाइम के लिए रुकता है, हमको जो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक टाइम के लिए करता है वो, वहाँ पे जाके बॉल स्टॉप हो जाएगी, फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, जो नीचे आनी शुरू हुई तो फिर से हमारे पास उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब ऊपर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इस टाइम पे जीरो हो जाएगी, तो वो मैंने समझाना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, कह रहे कि आफ्टर टाइम टी तो क्या होता है, जू इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, वी इज इक्वल टू जू प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, जू प्लस 80 होता था ना, तो जहाँ पे क्या आ गया जू प्लस 80 था ना, तो अब एक ही जगह क्या आ गया माइनस जी, मैंने कहा कि माइनस जी कर दिया तो जू प्लस 80 तो जू माइनस जी टी। अब जहाँ पे क्या था जू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर था, तो जू टी हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ जी टी का आ गया, एक ही जगह हम क्या लगा रहे हैं माइनस जी कर रहे हैं, बाकी सेम फार्मूला देखो ये, बाकी इसको मत करो याद। मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो इतनी हाइट करता है, जो कैसे बनता है तो मैं बता दूं, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जब उसकी वेलोसिटी जाके ऊपर जाके, मैंने कहा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तभी मैक्सिमम हाइट होगी, कि अब ऊपर पर नहीं जा सकता तो खत्म होगी उसकी वेलोसिटी, तो वो क्या होगा वी की स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। अब वी का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो जू की स्क्वायर माइनस जी टी होता है, तो वो इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एच इज इक्वल टू जू की स्क्वायर माइनस जी टी, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हाइट रीच टू द पॉइंट, तो जू अपॉन जी है। इसके बाद हमारे पास है हाइट, इसको छोड़ दो, नहीं इंपॉर्टेंट, कर लेना आपने करना होगा, इसको भी रहने दो, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, इसको कर लेना। ऑब्टेन फ्रॉम माई इक्वेशन हाइट, हमारे पास सेम ही चीज़ है ऊपर वाली दी हुई है, ठीक है। तो ये सारा है हमारे पास, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने जो जो करना होगा याद कर लेना, लेकिन एग्जाम में नहीं आई हुई चीज़ें, ठीक है ना, 2 बार है तो 2 बार एग्जाम में जिन ऐसे चीज़ें नहीं पूछी गई है तो हम इसको करेंगे नहीं। अब आगे ये देखो, मोशन ऑफ आ पार्टिकल कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड की अगर बात करो तो एग्जाम में एक बार भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, ठीक है। और अगर आप बात करो तो 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन बनते, अगर आप बात करो आईआईटी जेईटी की बात करो तो वो काफ़ी हमारे पास हाई फाई होती है, वहाँ पर 4 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं और आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मीन्स की ऑब्जेक्टिव ही नहीं सिर्फ आते कई बार, तो वहाँ पे ये चीज़ें वैलिड होती हैं। अगर आप 1 मार्कर के लिए करो तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन सिलेबस उन्होंने दे दिया है आईआईटी लेवल का, लेकिन वह पूछ नहीं ना सकते 1 मार्क में, अगर जहाँ से फिर भी आता है तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, छोड़ने वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए करना क्या है, लेकिन छोड़ना क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास टाइम वेस्ट करेगी। तो हमें 150 से अगर 5 क्वेश्चन हमने 5-10 नहीं, अभी तक मैंने 2 छुड़वाए हैं, जितना सिलेबस हुआ 2 मैंने क्वेश्चन कहा कि ये चीज़ें छोड़ देना अगर है, तो ये थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है, मीन्स कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन हम मान के भी चलो कि हमने नहीं करने हैं, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हो सकता है आपका लग काम करे तो वो सही भी हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं तो इसको छोड़ देना अगर आया, वैसे आया नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको। तो अभी आप इसको याद कर लेना, खुद ही करना होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। स्ट्रिंग वाला कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपने छोड़ना है, अगर मेरी माननी है, बाकी आप करना चाहते हो जो आपकी मर्ज़ी है, मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा आपको। तो क्या कह रहा है हमारे पास, समझा दूँ मैं पहले, क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली। अब जहाँ पर देखो, एक जहाँ पे पार्टिकल हैंग हो रहा है, एक जहाँ पे 2 पार्टिकल हैंग हो रहे हैं, तो 2 पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो जहाँ पे फोर्स ऊपर जा रही है, जब फोर्स ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा, इधर फोर्स हमारे पास देखो ऊपर जा रही है, टेंशन, टेंशन थी सॉरी, फोर्स नहीं है। अब इधर हमारे पास क्या है, देखो एक्सेलरेशन नीचे जा रही है, तो मीन्स की क्या कर रहे हैं, इसके हमारे पास वेट ज़्यादा होगा, तो क्या कर रहा है, इधर से हमारे पास खींच के तो इधर नीचे ला रहा है वो, तो इधर मान लो कोई पर्सन खड़ा है तो इधर से वो रस्सी को खींच रहा है ऊपर से, तो क्या होगा, इधर जो हमारे पास वेट होगा वो ऊपर जाएगा, और इधर हमारे पास रस्सी के ऊपर जो कुछ बना हुआ है वहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा। तो अब देखो डायग्राम जो बना हुआ है, अब देख सकते हो आप, जो बोला मैंने समझ लो। अब क्या होता है, जहाँ पे मास होता है ना तो उसके ऑपोजिट टेंशन होती है, इधर भी मास है तो इसके ऑपोजिट क्या होगी, टेंशन। तो देखो जब मास था, जो टी मैंने लिखा टेंशन, इधर भी मास नीचे है तो टेंशन ऊपर जा रही है, तो इस तरह से है हमारे पास। अब इसमें से 3 फार्मूले याद रखने वाले हैं।
एक तो है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू ये होती है, टेंशन की हमारे पास वैल्यू ये होती है स्ट्रिंग की, और प्रेशर ऑफ पुल्ली हमारे पास ये होती है। तो 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब ये बनते कैसे हैं तो आपको ये भी आगे मिल जाएंगे बनते कैसे हैं। मैं बता देता हूँ बनते कैसे हैं। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ये रहा। अब जहाँ से स्टार्ट करो, द फोर्स एक्टिंग ऑन M1, जहाँ से अगर डायग्राम के साथ देखें, चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा दूँगा आपको। ये डायग्राम है हमारे पास। तो जहाँ पे क्या है, वेट हमारे पास एम जी एक्टिंग ऑन अ डाउनवर्ड, जहाँ पे कह रहा है कि M1 और एम जी जो भी दिया है हमारे पास डाउनवर्ड कर रहा है, टेंशन टी एक्टिंग कर रही है अपवर्ड, जो भी हमारे पास डायग्राम पर वही सारा लिखा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो देखो जहाँ पे यूज हुआ, तो फोर्स हमारे पास क्या थी, फोर्स हमारे पास क्या थी, देखो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एम ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ये, और टेंशन ऊपर जा रही थी, मीन्स की मास नीचे, टेंशन ऊपर जा रही थी। तो अगर इसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव में आ गया। इधर दूसरी देखे तो टेंशन पॉजिटिव में थी और जे नेगेटिव में चला गया। डायग्राम से देख सकते हो कैसे हुआ जे, देखो जे नीचे थी और जे टेंशन ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन भी ऊपर जा रही है। तो इसलिए हमारे पास टेंशन हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, मास के ऑपोजिट है। तो इधर हमारे पास क्या है, इधर एक्सेलरेशन भी नीचे जा रही है, मास भी नीचे जा रहा है, और हमारे पास टेंशन ऊपर जा रही है। तो मीन्स की टेंशन ऊपर जा रही है, बाकी दोनों नेगेटिव में है। तो हमने एक्सेलरेशन को देखना होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो हमने इसलिए नेगेटिव में माइनस में कर दिया इसको। बाकी नोट से आप एक बार राइट करके देखोगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप कर लो, याद करना है। तो जहाँ से फिर क्या किया हमने, जो नंबर दिए थे उसको आप देख लेना, उसको मैं वैल्यू पुट की हुई हैं। तो ये वैल्यूज़ बन के आई हैं, बस जो भी हमने किया ना, ऊपर 3 वैल्यू फार्मूला बताए, वही है कि बने कैसे, तो वो देख लेना आपने कैसे बने हैं। लेकिन एग्जाम में तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो सीधा आप वो याद ही रख के चलो। इसके बाद सेकंड है उसका, वन पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आए तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम में कुछ आया है तो मेरी तरफ से आप छोड़ के चलो, इसको करना है तो इसमें क्या कर लो, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा रख लो। एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू ये होती है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की वैल्यू, उसके बाद टेंशन की वैल्यू ये होती है। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्सेस हैं जो हमारे पास ये दिया है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पुली प्रेशर ही बोलते हैं, ठीक है ना, सेम है। तो 3 फार्मूले ज़्यादा अपने रखने हैं अगर रखने होंगे तो। अब नेक्स्ट क्या है, मोशन अलोंग द स्मूथ इनक्लाइड प्लेन। तो इनक्लाइड प्लेन भी आपके, जैसे मैंने कहा ना कि मैकेनिक्स आपके पास इतना बड़ा है हमारे पास कि अपने आप में जो हमारे पास एक पूरी की पूरी साइंस बुक है। तो इसमें से आप चाहो तो जितने मर्जी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन सिलेबस में आपने इतना नहीं करना है, क्योंकि 1 मार्क के हिसाब से नहीं बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, इनक्लाइंड प्लेन का भी नहीं बनता है और ना ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने करना है तो ये वैल्यूज याद रख लेना बस। ये हमारे पास क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक्सेलरेशन होती है, सॉरी ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, वही चीज़ सेम ही होता है वैसे। क्योंकि अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी हो तो उसको कंफ्यूजिंग लगेगी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो छोड़ ही देते ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो 4 मैंने अभी तक आपको समझाई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर आपको पूछ भी लेगा एक्स्ट्रा तो एक आधा क्वेश्चन ही पूछेगा। ये तो है नहीं कि जितना मैंने करवाया उसमें से बाहर पूछ लेगा तो सारे क्वेश्चन ही बाहर से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ आपने नहीं छोड़नी, आपने कभी नहीं सोच के चलना कि हाँ बिल्कुल चाहिए। जितना आपने किया उसकी प्रैक्टिस करनी है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटे। तो वो ज़्यादा दुख लगेगा अगर आपको कि अगर आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो। बाकी ये देखो, इसमें फिर एक्सेलरेशन है, टेंशन है, प्रेशर है, तो इतने फार्मूले आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो इसको छोड़ के चलो। बाकी करना होगा तो आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसको भी आप खुद पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में है तो सारा कुछ मैंने आपको मिल जाएगा, नोट्स में आप रीड कर सकते हो। तो इसमें से आपको करना क्या है याद, इसमें से इंपॉर्टेंट ये सारी स्टेटमेंट याद रखनी है। तो मैं एक बार समझा भी देता हूँ, चलो ये सारी कह रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास पहले क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता है कि जहाँ पे क्या हो, नो कोई भी फोर्सेज जो होती हैं एक दूसरे को कट करके इक्वल हो जाती हैं। तो पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वे नो फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रही है। मीन्स कि अगर इधर से फोर्स आ रही है, इधर से आ रही है, तो दूसरे एक दूसरे को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगी। तो कोई भी फोर्स नहीं है, मीन्स कि वो विदाउट फोर्स ही वर्क हो रहा है। तो हमारे पास वो हो गया। उसके बाद क्या है, ओसिलेटरी मोशन व्हेन पार्टिकुलर कंटिन्यू मूव ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन्स कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की जहाँ पे वो इक्वल होंगी दोनों फोर्सेस, तो अगर उस फॉर्म पोजीशन में वो पहुँच जाता है तो इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद है हमारे पास पीरियोडिक मोशन और पीरियड व्हेन
when at certain fixed interval of time it occupy the same position and move in the same direction with the same velocity. This interval is called the periodic motion, oscillation or vibration. This is one round trip of motion of particle. मीन्स कि मान लो जैसे हमारे पास घड़ी है कोई, तो हमारे पास क्या होती है, इस तरह से क्लॉक चलती है। अगर जहाँ पे उसने टाइम दिया तो हमारे पास क्या होगी, पूरा 12 घंटे के बाद क्या करेगी, फिर से रोटेट करेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो पूरी एक रोटेशन एक बार में जो कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं, ओसिलेशन बोलते हैं या वाइब्रेटिंग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास गिनती की, नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम वो क्या हो रही है हमारे पास ओसिलेट हो रही है। तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे पास फोर्स का जो दिया है इज़ नंबर ऑफ कंप्लीट ओसिलेशन मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना हो रही है। तो अब हमारे पास होती है कोई चीज़ हमारे पास इतनी स्पीड में हो कि 1 सेकंड में कितने वो रोटेशन कर पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसकी। उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, जो कर लेना करना होगा तो रिस्टोरिंग फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद कर लेना याद करना होगा तो। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप एक्स्ट्रा मत ही करो, याद तो सही रहेगा। डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी होगी तो कर लेना। वैसे ये भी काफ़ी बड़ी है तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, 1-2 लाइन से बड़ी डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि वो आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं देगा, वो उन्होंने डेफिनेशन पहले देनी है, आपने बस देखना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो एक बार भी रीड की होगी तो आपको पता चल जाना कि हाँ कि जैसे लिंक हो रही है तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो पढ़ना ज़रूर है जितना दिया है सिलेबस में, लेकिन आप कहो कि फोकस तो फोकस उसी भी करना जो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद इसके कुछ रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट भी आपने करने होंगे तो कर लेना, मेरी तरफ से जो रिजल्ट मत करो, बाकी आपने करने होंगे तो कर लेना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो इतना सारा कुछ में से आएगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही एग्जामिनर उठाता है। अब कल को अगर मैं भी एमसीक्यू आपको बनाने को दूँ जैसे, तो फिर क्या होगा, मैं भी वही दूंगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट चीज़ें सारी थोड़ी ना आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे वो अगर डालेंगे तो कर्वीलिनियर मोशन ऑफ आ पार्टिकल इन अ प्लेन। अब कह रहे हैं कर्वीलिनियर मोशन है, ये तो सिलेबस में नहीं, आई थिंक मैंने पता नहीं क्यों लिखवा दिया, रहने दो इसको। मोशन अंडर अ कंस्ट्रेन छोड़ दो। अब किसी को लग रहा है कि मैं नहीं करवा रहा है तो क्यों नहीं करवा रहा है, ऐसा कुछ अगर किसी को लग रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जब मैसेज करके बता सकता है, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बस मैंने रीड करके एक बार समझाना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, आपको मैं बताऊँगा, वो देख लेना, आपको मिल जाएंगी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करनी है हमने। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं हम। प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, पहले होता क्या, तो प्रोजेक्टाइल मैं बता दूं, प्रोजेक्ट करना होता है किसी को, जैसे मान लो जहाँ पे एक पर्सन है और एक जहाँ पे है, तो उसने बॉल फेंकी, तो अब बॉल को क्या करेगा, लीनियर थोड़ी ना फेंकेगा, सीधा ऐसे बॉल फेंक देगा। क्या करता है वो, हमारे पास कुछ ना कुछ वो ट्रैवल करके चलता है कर्व। अब जो कर्व लेकर चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रही है हमारे पास, मान लो बॉल ही, तो इसको क्या बोलते हैं, उसकी प्रोजेक्शन है हमारे पास कितनी हो रही है, और ये कोई ना कोई एंगल भी बना रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो समझो, कह रहा वैन अ बॉडी इन थ्रो इन आ एयर, इसकी यही किया ना, जहाँ से बॉडी उसने हवा में थ्रो की, नोट वर्टिकल अपवर्ड, बिल्कुल ऐसे भी नहीं किया इसने, नहीं तो उसके पास वापस आएगी बॉल, वर्टिकल अपवर्ड नहीं किया, एंगल 90 उसका कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मीन्स कि जे 90 एंगल होता तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि 90 एंगल कभी भी नहीं हो सकता। तो जवान मार्क में वैसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्टल मोशन में एंगल 90 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। बट मेकिंग एन एक्यूट एंगल अल्फा, एक्यूट एंगल होता है 90 से कम वाला, द हॉरिजेंटल देन डिक्रीज द कर्व पार्ट, कह रहे कि जो हॉरिजेंटल की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ उसने किया प्रोजेक्ट, लेकिन वो क्या कर रहा है, कर्व डाउन होता जा रहा है। अगर जहाँ पे पहुँच गया, अब इसके बाद क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो जहाँ पे जाके वो पहुँच जाएगा किसी पर्सन के पास। और कह रहे दस पार्ट इज पैराबोला, तो ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, पैराबोला की फॉर्म बना रहे हो। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी हमारे पास शेप कैसी है, तो पैराबोला शेप होती है। द बॉडी सो प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, द कर्व पार्ट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। अगर कहे कि कर्व पार्ट है हमारे पास जो इतना कर्व किया ना, तो जहाँ जो पूरा एरिया है ना जो हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो ट्रैजेक्टरी बोल सकते हैं कि कर्व पार्ट
हमारे पास जो ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यूरिंग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होती है। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, दोज इक्वेशन हमारे पास ये दी है, तो इसकी इक्वेशन याद रख लो बस, और कुछ मैं बता देता हूँ क्या क्या याद रखने वाला है। तो इसमें से बस ये याद रखो, इक्वेशन याद रख ली, उसके बाद इसका वर्टेक्स याद रख लो और इसका फोकस याद रख लो। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। रेंज भी इसकी छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल रेंज इसको याद रख लेना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज याद रख लो। वैन क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4। अब ये इसलिए मैं अल्फ़ा इक्वल टू π/4 होता है तभी होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती है क्योंकि जहीं से क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताता हूँ क्या पूछा गया। तो क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जू की स्क्वायर अपॉन जी। तो क्या हो गया, जू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ग्रेविटेशन फोर्स से, जो कि फिक्स्ड होती है। इसके बाद अगर किसी ने फिक्स्ड पूछ ली तो जो भी पता होना चाहिए ना आपको, तो 9.8 करके हमारे पास होती है, करके आपको बाकी नोट्स में मिल जाएगी जो भी होती है बिल्कुल। अब देखो हमारे पास एग्ज़ाम में पूछा क्या गया था आपसे, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या पूछा गया था। तो जो π/4 है ना, यही एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसने बोला कि इसकी मैक्सिमम एंगल कितना बनाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम एंगल कितना होता है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वही उसका एंगल बनाएगी, जितनी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी उतना ही उसका एंगल भी बड़ा होगा। तो मैक्सिमम एंगल कितना है, तो π/4 उसका मैक्सिमम एंगल है। तो यही आंसर मैं बता दूं आपको, 2016 और 17 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, तो कुछ चीज़ें तो हो ही रिपीट रही हैं। तो इसलिए आपने जो 10 ईयर में 2016 और 17 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो आपने कभी नहीं छोड़ के जाने, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीटेड ही आ रही हैं। कम से कम अगर आप दोनों क्वेश्चन में, मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने एग्जाम में देखा था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोनों का। अगर हम टोटल मिला के चले तो 9-10 क्वेश्चन। तो देखो अगर आपने वही कर लिया तो 10 क्वेश्चन, अब 150 क्वेश्चन टोटल है। अगर फिर से अगर मान लो उसमें से 10 रिपीट हो गए, तो वो तो आपके लिए क्या लॉटरी के बराबर है ना, कि 10 क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए हैं। वो तो बाकी आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट हाइट रहने दो, बाकी सारे जो रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था 6-7 क्वेश्चन आए और 5 मैंने आपको अभी तक बता दी कहाँ कहाँ से आए हैं। अब देखो दूसरे क्या आ रहे हैं, एक जहाँ से क्वेश्चन आया 6 ये हो गया और 7th ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का। उसने पूछा था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास P का स्क्वायर प्लस mg मीन्स की मास का स्क्वायर, और एंगल होता है हमारे पास पर P/B। अब इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको MCQ करवाऊंगा तब आपको समझ में ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। अगर मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ तो तभी आपको मैं एग्जांपल भी वो बता देता कि कैसी आई है, नहीं तो अब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे के सारे जितने भी MCQ आए हैं ना प्रीवियस ईयर के, वो सारे में समझा दूंगा। बाकी थोड़ा सा जहाँ पे समझ लो, ताकि आपको लगे ना कि समझाया नहीं जहाँ। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने को बोलेगा। हमारे पास गिवन क्या क्या दिया होगा, तो वो हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा, एक तो क्या दिया होगा, एंगल दिया होगा, एक एंगल दिया होगा हमारे पास, और एक क्या दिया होगा हमारे पास, हो मास दिया होगा, ठीक है। मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने कह रहे हैं कि जहाँ से कोई हुआ, जहाँ से लेकर जहाँ तक जो फोर्स लग रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसी तरह से होती है ना, तो ये फोर्स हमने निकालनी है। अब अगर आप इसको भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को भूल जाओ, आपने ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद रखने की। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की तरह लो। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है जहाँ से लेकर जहाँ तक कितनी फोर्स उसने लगाई। अब इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। याद हो गया आपको। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है, तो वो क्या होता है हमारे पास, रूट में P का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर है हमारे पास, तो वो क्या चीज़ है हमारे पास, तो वो हमारे पास P का स्क्वायर, चलो मैं जहाँ लिखा हुआ है ना, लिखने की जरूरत नहीं, ये देखो P का स्क्वायर प्लस मास mg का स्क्वायर। अब आपको गिवन क्या होगा, गिवन आपको होगा कि इतना मास जहाँ पे लगा रही है इसको mg बोलते हैं, ठीक है। और इधर उसने इधर फोर्स लगाई, और हमारे पास जहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने निकालनी है। तो एक तो हमारे पास क्या दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, ठीक है, एक एंगल दिया होगा, और एक हमारे पास ये mg दिया होगा। अगर ये दोनों चीज़ें गिवन दी हैं, इसके दी होंगी तभी क्वेश्चन निकलेगा, तो इसका मतलब ये दी होगी। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया होगा तो P का स्क्वायर कर देना है, मीन्स की जहाँ पे जो डिस्टेंस दिया होगा उसका स्क्वायर, और दूसरा क्या, मास, ये मास भी दिया होगा, तो दोनों का स्क्वायर करना है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, T। तो वही उसने बोला था एग्जाम में, क्या बोला था, टेंशन और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों निकालो।
तो वहाँ पे क्या होगा, एक आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक टेंशन का और एक हमारे पास फोर्स का। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पहले अगर टेंशन बोला है तो टेंशन पहले आंसर में आएगा, बाद में फोर्स बोला है तो बाद में फोर्स, क्योंकि कई बार क्या होगा कि उसने आगे पीछे करके भी आंसर दिए होंगे, दो ही ऑप्शन दिए होंगे। तो ये ना हो कि अगर आप आंसर सही निकालो लेकिन जब मार्क करने जाओ तो वहाँ पे गलत कर दो। तो अगर टेंशन पहले पूछिए तो पहले टेंशन का आंसर, अगर फोर्स पहले पूछिए तो पहले फोर्स वाला देखना है आपने। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। नहीं तो कई बार आप पहले देख लो कि अगला ऑप्शन ही ना देखो, पहले देख लो कि हमारे पास ये निकल गया है। तो ऐसे गलती भी नहीं करनी है, कई बार ऐसे भी आंसर में पजल कर देते हो। उसके बाद एंगल पूछा उसने, एंगल हमारे पास क्या है, तो एंगल हमारे पास tan थीटा पी अपॉन बी होगा। अब इसमें पी क्या है, तो पी मैंने आपको बताया यही जो हमारे पास गिवन दिया होगा पहले ही, और बी हमारे पास क्या है, बेस। अब बेस क्या निकलेगा, तो बेस हमारे पास टेंशन को ही बोलते हैं, मीन्स की याद रखना है जब आपने, बस इसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। हमने कहना है फोर्स है जो हमारे पास क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, तो वही हमारे पास बेस है। बाकी मैं आपको एग्जांपल से जब करवाऊंगा तो तब आपको डिटेल में समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। बाकी हाँ आई थिंक फिनिश हो ही गया है। तो इसमें अभी हमारे पास क्या हो गया, डायनामिक हमारे पास फिनिश हो गया है। डायनामिक हमारे पास फिनिश हो गया। डायनामिक क्या हमारे पास अगर हम देखें तो मैकेनिक्स ही फिनिश हो गया, ठीक है। तो मैकेनिक्स हमारे पास सबसे पहले स्टैटिक्स किया, इक्विलिब्रियम किया और डायनामिक किया। और इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको आपने नहीं भूलना। बाकी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसमें दिया हुआ आपने, अगर एग्ज़ाम में देखें सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं इसके मैकेनिक्स के, और मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इसलिए सारा नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया वही करो यार। तो बाकी सिलेबस मैंने आपको जितना भी था सारा करवा दिया, तो वो आप करना चाहो तो कर सकते हो वैसे। अब इसके बाद हमारे पास MCQ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इसके आई थिंक MCQ आपको नहीं मिलेंगे, PDF की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो मैं खुद से आपको ट्राई करूँगा कि अलग अलग जहाँ से भी मुझे मिल सके हम आपसे वहाँ से आपको WhatsApp पे सेंड कर दूँगा, वो मैं सारे ग्रुप में या कहीं पे भी जहाँ पे आपको सेंड हो जाएंगे, कम से कम वहाँ पे जितने हो सकेंगे मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे तो वो मैं आपको कर दूंगा। क्योंकि इसके जो MCQ बन रहे हैं वो हमारे पास 1 मार्क का मुझे काफ़ी कम जगह से मिले हैं, तो मैं खुद से कोशिश करूँगा खुद बना के आपको दे सकूँ। तो बाकी जब आप खुद सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ट्राई करेंगे इसको, तो कोई चक्कर नहीं है उसमें भी। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर किसी ने शेयर करना हो तो इस नंबर में नंबर शेयर कर सकते हो, जहाँ से किसी ने अगर ज्वाइन करना है तो उसको 500 का कंसेशन भी मिलना है, और टेस्ट सीरीज में भी उसको हो सकता है कि कोई फ़ायदा हो इससे। तो इसलिए जहाँ से वो बता सकता है किसी फ्रेंड और रिलेटिव को अगर किसी ने करना होगा ज्वाइन। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।